हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है शिशुनाग वंश। पिछले वीडियो में हमने हर्यक वंश के बारे में सीख लिए थे, सारी बातें जो बताई गई थी। आज हम सीखेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में आज हम सीखेंगे। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या चलता है तो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। 412 बीसी से 394 बीसी। इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शिशुनाग को माना जाता है। इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शिशुनाग को माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना था। और इसने भी देखो, इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? अवंती राज को जीत लिया और वत्सराज जैसे आज के टाइम वर्तमान में इलाहाबाद, तो वत्सराज को भी जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की और सभी ने उदयन ने कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र में। अजातशत्रु और बिंबिसार की राजधानी क्या थी? ग्रीवरज या राजगिरी। और इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? तो वैशाली में स्थानांतरित की। फिर आओ इसमें सीखते हैं कालाशोक। इसको काकवर्ण भी कहते हैं। जो कालाशोक राजा है इसको काकवर्ण भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 394 से 366 बीसी। 394 से 366 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड चलता है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। देखो, शिशुनाग थे, उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली बनाई थी। और जो कालाशोक या काकवर्ण शासक हैं, इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। अब देखो, द्वितीय बौद्ध महासभा इसका आयोजन वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? वैशाली में हुआ। और द्वितीय बौद्ध महासभा की स्थिति उस समय खराब हो गई और वो दो भागों में डिवाइड होगा। एक होगा स्थविर, दूसरा होगा महासंधि। स्थविर और महासंधि। 383 बीसी में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह दो संप्रदायों में बट गया। देखो, द्वितीय बौद्ध महासभा में क्या हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुई द्वितीय बौद्ध महासभा, और उसी में विभेद उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ? वो दो संप्रदायों में बट गया। फिर देखो, इसकी हत्या छुरा घोंपकर कर दिया गया था। इसकी हत्या, जो कालाशोक है या काकवर्ण है, इसकी हत्या कैसे हो गई? तो छुरा घोंपकर कर दी गई थी। कहीं कहीं इसके 10 पुत्रों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं पर इसके 10 पुत्रों का वर्णन मिलता है। देखो, कोई मानता है इसकी राजधानियां 2 थी। दो राजधानी, एक सांस्कृतिक राजधानी इसने बनाई, एक राजनीतिक राजधानी बनाई। तो सांस्कृतिक राजधानी इसने बनाई वैशाली में और राजनीतिक राजधानी बनाई इसने पाटलिपुत्र में। तो आपको हर चीज जानना है। कोई कवि कहता है या कोई इतिहासकार कहता है कि इसकी राजधानियां 2 थी। एक सांस्कृतिक राजधानी वैशाली थी, राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। और फिर आता हमारा नंदीवर्धन। देखो, नंदीवर्धन का टाइम पीरियड 366 बीसी से 344 बीसी के बीच में है। नंदीवर्धन का टाइम पीरियड 366 बीसी से 344 बीसी के बीच में है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। फिर आता हमारा, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता हमारा नंद वंश। यहाँ से क्या स्टार्ट होता? नंद वंश। इस वंश का संस्थापक महानंदिन
था। इस वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिन था। अब देखो इनका वध सूरदासी पुत्र, महानंदिन का वध सूरदासी पुत्र महापद्म नंद, इसका दूसरा नाम भी मिलता है उग्रसेन। दूसरा नाम क्या मिलता है? उग्रसेन या महापद्म नंद ने कर दिया। देखो महानंदिन की हत्या किसने की? वध किसने किया? तो सूरदासी पुत्र महापद्म नंद ने कर दिया। और महापद्म नंद का दूसरा नाम क्या मिलता है? उग्रसेन। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। इसी के कारण उसे नवनंद कहा जाता है। इसी के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में अनेक नाम मिलते हैं। जो महाबोधि वंश है उसमें अनेक नाम मिलते हैं। देखो अब अंतिम शासक 9 नंबर का शासक कौन था? हमारा घनानंद था। तो घनानंद था अंतिम शासक। 9वें नंबर का शासक हमारा कौन था? घनानंद था। फिर आ गया उसके बारे में सीखते हैं, महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद, इसका टाइम पीरियड चलता है हमारा 344 बीसी से 322 बीसी के बीच में चलता है इसका टाइम पीरियड। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? महापद्म नंद। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की। इसने क्या किया? प्रथम बार क्या किया? कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर की खुदवाई की। और वहां पर क्या किया? एक नहर की खुदवाई की, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया। देखो समझो, देखो पूरे मगध का साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? महापद्म नंद था। इसने क्या किया? कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां पर क्या किया? एक नहर की खुदवाई की। जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो जो खारवेल, कलिंग के शासक जो खारवेल था, उसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख किया है और उसी अभिलेख में भारतवर्ष का भी नाम मिला है। उसी अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का नाम मिला है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला। देखो पुराणों में क्या कहा गया? महापद्म नंद को तो सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। और दूसरा भार्गव भी महापद्म नंद को कहा गया। भार्गव का अर्थ होता है दूसरे परशुराम का अवतार। तो परशुराम को तो जानते ही हो, परशुराम जो सारे क्षत्रियों का नाश कर दिए थे। क्या किया था उसने? सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था। और उसी पुराणों में क्या कहा गया? पहले सर्व छत्रांतक क्षत्रियों को नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण की? महापद्म नंद ने। फिर देखो व्याकरण आचार्य जो थे पाणिनि, वे इसके मित्र थे।
वे क्या थे? महापद्मनंद के मित्र थे। व्याकरण आचार्य पाणिनि। उसने क्या बताया कि इसके पास 20,000 अश्वरोही थे। क्या था? 20,000 अश्वरोही थे, घोड़े से चलने वाले, और 2 लाख पैदल सेना थी। 2 लाख पैदल सेना थी, और 2,004 घोड़ों वाले रथ थे। 4 घोड़ों वाले रथ थे। कितने? 2,000। और 3,000 से अधिक क्या थे? हाथी थे। तो आप सोच सकते हो कि महापद्मनंद कितना बड़ा शासक था, या कितना महान शासक था, कितना शक्तिशाली शासक था, कि जिसके पास 20,000 अश्वरोही थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2,004 घोड़ों वाले रथ थे, और 3,000 से अधिक हाथी थे। फिर देखो, फिर आता है घनानंद। फिर आता है घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण इसे असंतुष्ट था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। और घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण इसे असंतुष्ट नहीं मिली, या असंतुष्ट था, ये समझ लो। नंद वंश के शासन जैन मत के पोषक थे। जो नंद वंश के शासन हैं वो जैन मत के पोषक थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूल भद्र थे। कौन थे? जैन अमात्य कौन थे घनानंद के? तो शकटाल थे और स्थूल भद्र थे। 34 वर्ष वररुचि या कात्यापन जैसे विद्वान नंद काल में ही थे। जो 34 वर्ष वरुचि और कात्यापन जैसे विद्वान किसके काल में थे? तो नंद काल में ही थे। फिर देखो, फिर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में क्या किया? सिकंदर ने आक्रमण किया, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, उसको इसने जीत लिया। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, और उसको उसने जीत लिया। फिर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। और 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या किया? घनानंद की हत्या कर दी। घनानंद की हत्या करके किसकी नींव छोड़ी? तो मौर्य वंश की नींव छोड़ी घनानंद की हत्या करके। तभी से हमारा स्टार्ट होता मौर्य वंश। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा मौर्य वंश के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा जो भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो उसके बारे में पहले बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे मौर्य वंश के बारे में, ताकि जो चीज़ें सीक्वेंस से रहती हैं कि हाँ ये टॉपिक के बाद ये आएगा, तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है। सिर्फ चीज़ों को आप समझो और इतना ध्यान रखो कि ये टाइम इसके पीरियड का है, ये इस टाइम में ये शासक थे, इस टाइम में ये शासक थे, और इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, और इसकी पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी। ये इतना ज़रूर ध्यान रखना, तभी आपको समझ में आएगा।
सिर्फ देखो, रटने से कोई याद नहीं होता, रटने से कुछ दिन तक याद होगा फिर उसको भूल जाओगे। तो चीज़ों को समझो, जो जो बताया जा रहा है तो उसमें चीज़ों को समझो कि हाँ क्यों हुआ है, किस कारण हुआ, वो चीज़ें ढूंढो। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छा सर जी पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके नोटिफिकेशन के जरिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।